कोविड से जंग आज हमने जीत ली है, पर पूरी तरीके से क्या हमारा स्वास्थ्य वापस आ पाया है, ये एक प्रश्न है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो आज हमारे शरीर में बहुत कुछ चल रहा है जिसके लिए हमको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। ब्लड क्लॉटिंग या फिर बहुत जल्दी ही हेयर लॉस हो जाना, बोन्स में दिक्कत होना या पूरे दिन भर एक अजीब सी थकन महसूस करना, और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं जो कि कोविड की देन है। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो मीठी मुलाकात विद मंजरी। आज हम एक खास विषय पे बात करने आए हैं कि कोविड का हमारी जो प्रजनन क्रिया है या जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, उस पे क्या एक असर आया है। तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है कानपुर उत्तर प्रदेश की डॉक्टर आकांक्षा लोंबा। डॉक्टर लोंबा एक बहुत ही वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही मोस्ट ट्रस्टेड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर लोंबा ना सिर्फ कानपुर उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे इंडिया और अब्रॉड में इस बात के लिए जानी जाती हैं कि अपने मेडिकल जो उनका पेशा है उसमें उन्होंने कभी भी अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, कोई समझौता नहीं करा, और इसीलिए वो अपने पेशेंट्स और लोगों के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं। तो चलिए आगे की बात से उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मंजरी। नमस्कार आप सब लोगों को भी। इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि ये मीठी सी मुलाकात एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें हम मंजरी जी की सुनते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक जनता के लेवल पे उतर के हम ये डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। और बीइंग अ डॉक्टर, पहले तो मैं अपने डॉक्टर मित्रजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि कोविड टाइम में सबने ही बहुत ही अच्छे से और पूरी जुझारूता से सारे सेवा करी, सारी पब्लिक की, और हमने भी बहुत काम किया कोविड में। और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने ये देखा कि कोविड का दुष्प्रभाव डेफिनेटली प्रेग्नेंट लेडीज पे पड़ा था उस समय पे, और काफी एबॉर्शंस के रेट बढ़ गए थे, बच्चों के ग्रोथ में कमी आ रही थी, IUGR जिसे कहते हैं। तो उसमें जो कोगुलोपैथी जो होती है, कोगुलेशन पावर जो ब्लड की होती है, वो क्षमता डिस्टर्ब हुई थी कोविड रीजंस की वजह से। बट कोविड एक नई बीमारी है, तो अभी इसमें काफी रिसर्च चल रहा है कि इसका बच्चों पे और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे क्या प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव, वो ओवर द इयर्स पता लगेगा। पर अभी ये देखा गया है कि जनरली जो पूरी जनता थी वो डर रही थी कोविड के टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करने में, और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे थे। तो जिन्होंने जो समय अपना वेस्ट किया इस दौरान, उसकी वजह से कुछ औरतों का उम्र बढ़ने की वजह से ओवेरियन रिजर्व गिरने लगा है। तो उन लेडीज पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब आप, क्योंकि कोविड काफी कंट्रोल में आ चुका है और कोविड का इलाज भी हमारी गवर्नमेंट अच्छे से कर रही है, वैक्सीनेशंस हो चुकी हैं, तो अब आप अपना प्रेगनेंसी प्लान और अपनी फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाएं, उसमें डरे ना, और समय रहते किसी भी अच्छे डॉक्टर का कंसल्ट करके यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा तो आप उस प्रेगनेंसी प्लान को आगे लेके बढ़ें, ताकि आपके ओवरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एज की वजह से कोई और दुष्प्रभाव ना पड़े। इतना स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है, क्या इसका भी फर्टिलिटी पे कोई असर होता है? मेल्स में बहुत ज्यादा देखा गया है कि लैपटॉप रेडिएशंस और ये जो भी स्क्रीन टाइम रेडिएशंस होते हैं, तो इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ता है। तो तभी इसीलिए उसमें हम लोग बताते हैं कि लैपटॉप्स आर हैजार्डस। अगर आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए और आपका हस्बैंड का गड़बड़ है स्पर्म काउंट, तो मे बी यू फाइंड आउट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लैपटॉप अपने लैब पे रख के वर्क कर रहे हो, तो उसके रेडिएशंस भी प्रॉब्लम करते हैं। सो देयर आर अदर वेज टू अवॉइड इट कि आप स्क्रीन टाइम कम करें एंड लैपटॉप को टेबल पे रख के वर्क करें और बीच में रेस्ट लेते रहें। कंटिन्यूअस कोई भी एक्सपोजर किसी भी गैजेट का नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि इधर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में देखा गया है कि प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है एंड मदर्स एकदम से शॉक हो जा रही हैं, वो शायद प्रिपेयर्ड नहीं थी, एंड विमेन में भी मेनोपॉज बहुत जल्दी हो रहा है। इसके क्या रीजंस हैं? मंजी, बेसिकली प्यूबर्टी आपने बहुत सही कहा कि बहुत जल्दी हिट कर रही है आज की जनरेशन में, एंड मे बी दिस इज द ओवर एक्सपोजर
जो सोशल मीडिया का ओवर एक्सपोजर है, ओवर बच्चों को सारी चीज के बारे में ज्ञान जो है जल्दी प्राप्त हो रहा है, मतलब दे आर गेनिंग अवेयरनेस मोर देन व्हाट वी यूज्ड टू एट आवर एज। तो डेफिनेटली प्यूबर्टी इज रिलेटेड टू हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो होते हैं, जब आपका मेंटल ग्रोथ जो है आपकी एज के बियॉन्ड आगे बढ़ रही है, तो आपके हार्मोन्स जल्दी सेट इन करने लगते हैं। तो गर्ल्स में भी ये पाया गया है कि मिनार्की, दैट इज मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत जल्दी हो रहा है। अब तो कभी कभी 8 साल की लड़की को भी मेंसेस स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो ये चीज हम लोग के लिए भी शॉकिंग होती है, बिकॉज आइडियली पहले 12-13 साल के बाद ही मिनार्की होता था, बट वही लड़कों में हो रहा है। उनको उनका जो होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का ही एक्सपोजर नेट पे, सोशल मीडिया पे, ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ थिंग्स बहुत ज्यादा है, ओपननेस बहुत ज्यादा है, मौके, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, जो कि हम लोग के टाइम पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज भी थी, स्ट्रिक्टनेस भी बहुत थी। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सपोजर, मेंटल एक्सपोजर, ये हार्मोन्स के चेंजेस बहुत जल्दी बॉडी में आ रहे हैं, जिस वजह से जल्दी प्यूबर्टी हिट कर रही है बॉयज और गर्ल्स में। और उसके ऐसे प्रॉब्लम्स बेसिकली ये हो जाती है कि ग्रोथ जो होती है, कभी कभी देखा गया है कि डेफिनेटली गर्ल्स में जल्दी मिनार्की आने की वजह से कभी कभी ग्रोथ हाइट वाइज और हाइट किसी किसी की बढ़नी बंद हो जाती है। तो उसमें हम लोग सब गर्ल्स को कहते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहो, अपना इवन आपका पीरियड अगर स्टार्ट हो गया है तो भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज ये भी है कि हम लोग की आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की बहुत कम हो गई हैं। हम लोग का एक टाइम हुआ करता था कि हम लोग बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, ये सब बहुत खेला करते थे, पर आजकल बच्चों को ऑप्शन मिले तो वो लैपटॉप पे और मोबाइल पे खेलते हैं। सो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाने की वजह से ओबेसिटी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये सब बहुत देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको बाय देयर टीचर्स, बाय द स्कूल्स ये अवेयरनेस जरूर देनी चाहिए। और अब तो काफी स्कूल्स इस पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें वो डॉक्टर्स को, पीडियाट्रिशियंस को, एंड इवन गायनिक मैंने भी कई स्कूल्स में जाके टॉक्स दिए हैं कि भाई बच्चों को अपने न्यूट्रिशनल लेवल को कैसे बढ़ाना चाहिए। और मेंटल स्ट्रेस, जैसे पीयर प्रेशर भी बहुत बढ़ गया इस जनरेशन में। तो पीयर प्रेशर, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स का हो, रिलेशनशिप्स का हो, ये बच्चों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके ऐसे सारा असर होता है आपके ब्रेन पे। और ब्रेन में जो आपका मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में, और वो हार्मोन्स बहुत जल्दी डिसबैलेंस होते हैं कोई भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से। तो इस वजह से लड़कियों में भी और लड़कों में भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ डिफॉर्मिटीज कई बार आ जाती हैं, और जिसकी वजह से पेरेंट्स डेफिनेटली अपसेट होते हैं। तो अपसेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बच्चों को कराना बहुत जरूरी होता है, थोड़ी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और साथ में अगर हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है गर्ल्स में, तो डेफिनेटली दे शुड कंसल्ट अ गायनी, बिकॉज सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही जब अर्ली मेनार्की हो रहा है तो मेनोपॉज भी देखा जा रहा है कि अब लेट मैरिजेस हो रही हैं, जैसे सब बच्चे करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो जब अपना करियर बनाने के चक्कर में कई बार गर्ल्स, और सबसे ज्यादा गर्ल्स इसलिए इम्पैक्ट होती हैं बिकॉज आपका आज की डेट में सिर्फ ये नहीं है कि मेल पर्सन हैज टू बी वर्किंग, females also want to be equally independent and working, and which I totally agree with, but क्या होता है कि उस चक्कर में कहीं ना कहीं आपका मैरिज एज बढ़ता जा रहा है। 30 तक तो आजकल शादियां बहुत कम है कि 30 के लोअर में शादियां हों, 30 प्लस में गर्ल्स भी मैरिज कर रही हैं। और गर्ल का जो रिप्रोडक्टिव एज होता है वो स्टार्ट होता है मेनार्की से, एंड 15 के बाद 25 या 35 तक उसका रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है। जहां 35 के बाद एज बढ़नी शुरू होती है, वहां पे उस लड़की का ओवेरियन रिजर्व गिरना शुरू हो जाता है। तो कई बार जब आप लेट मैरिजेस करते हो, फिर आपका बच्चे नहीं हो रहे, तो यू टेक ट्रीटमेंट्स, है ना। तो आप ये हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की वजह से ओवरी का जो रिजर्व है बहुत जल्दी डिप्लीट होता है। उस डिप्लीशन की वजह से कई बार यू लैंड अप इनटू एन अर्ली मेनोपॉज। WHO की अभी कोई रिसेंट गाइडलाइंस है क्या विमेन हेल्थ को लेकर के, पीरियड साइकिल या मेनोपॉज या ओवरऑल फर्टिलिटी को लेकर के? आपका रिप्रोडक्टिव एज वही माना जाता है जब आपका पीरियड स्टार्ट हुआ और जब आपका मेनोपॉज हुआ, पीरियड बंद हुआ। सो वो एज में सबसे ज्यादा यू आर प्रोन टू डिजीजेस।
तो उस समय आपको अपना मेरी एक एडवाइस ये रहती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव एज में जनरली लेडीज जो होती हैं वो इतनी बिजी हो जाती बच्चे पालने में और अपने फैमिली को लुक आफ्टर करने में कि वो अपनी हेल्थ को लास्ट रखती हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज हु आर लिसनिंग राइट नाउ कि आप लोगों को अपना कम से कम एनुअली एक गायनिक चेकअप जरूर कराना चाहिए, और अगर कुछ डिजीज से आप सफर कर रहे हो तो उसको हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। फिर मेनोपॉज हो जाने के बाद जो जैसे 60 साल तक की लेडीज के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप साल में जैसे आपका अगर पीरियड बंद हो चुका है तो आप 2 या 3 साल में एक बार अपना कंप्लीट चेकअप करा लीजिए फॉर टिल 10 years of age, 10 years of span. तो आकांक्षा जी, अभी आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आपको अवार्ड भी मिला दैट यू आर द मोस्ट ट्रस्टेड IVF स्पेशलिस्ट इन उत्तर प्रदेश। ट्रस्टेड वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। हम ट्रस्ट कैसे करें? कोई कपल है जो कि इतना खूबसूरत एहसास से गुजरना चाहता है, माता पिता बनना कितना खूबसूरत एहसास होता है। हम किन पैरामीटर्स पे क्या मापदंड है जिन पे हम ये समझ सकें कि हमारा सामने जिन डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं और उनकी टीम पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? मंजी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ट्रस्ट, विश्वास एक सबसे बड़ी चीज होती है। आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो पेरेंट्स का अपने बच्चों पे या बच्चों का अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट हो, चाहे एक हस्बैंड वाइफ का ट्रस्ट हो, या एक वही रिलेशनशिप एक डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप कहते हैं जिसमें ट्रस्ट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ट्रस्ट के पैरामीटर्स यही होते हैं कि आपके सामने जब कोई भी एक कपल आके बैठता है, कोई भी या उसकी फैमिली आती है आपके पास, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप उस फैमिली के प्रॉब्लम्स को समझें, उस मरीज की प्रॉब्लम को समझें। कई बार प्रॉब्लम सिर्फ मानसिक भी होती हैं, कई बार शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो आपको उनके जड़ तक पहुंचना पड़ता है, और पेशेंट लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाते कि हम लोग अपने डेली वर्क में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना काम वर्कलोड हो जाता है कि हम लोग सही ढंग से मरीज को या उसके फैमिली मेंबर्स को सुनते नहीं है, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आई बिलीव कि बहुत शांति से मरीज की बात सुननी चाहिए, उसको अपनी बात बोलने का समय देना चाहिए, फिर आप उसकी डायग्नोसिस करिए, साइंटिफिकली डायग्नोसिस करिए, पर आप उसमें साथ में मरीज को ये नहीं कि हमने खूब सारे टेस्ट लिख दिए और हमने उसको कमर्शियल एंगल से अप्रोच किया। हमें एक इमोशनल फैक्टर रखना बहुत जरूरी है अपने मरीज के साथ। तो मेरे लिए बहुत पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रस्ट वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ट्रस्ट दोनों के तरफ से आता है। एक तो डॉक्टर को ऐसे अप्रोच करना चाहिए अपने पेशेंट को कि वो उसको विश्वास कर सके, उसका विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में जो फैमिली मेंबर्स या जो पेशेंट आया है उसको भी उस डॉक्टर को फॉलो करने की पूरी एक चांस देना चाहिए कि वो डॉक्टर अपनी बात को आपको समझा पाए। That is what I feel कि ट्रस्ट डेवलप होता है ओवर द टाइम। एक विजिट पे हो सकता है आप ना इतना ट्रस्ट डेवलप कर पाए, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपका डॉक्टर कितना ट्रस्टवर्दी है, और ये डॉक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने मरीज का ट्रस्ट जीते। तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं अभी तक। जैसे हमारे समाज में अभी तक अगर बच्चा नहीं हो रहा तो सबसे पहले स्त्री को ब्लेम कर दिया जाता है, पर आई एम वेरी हैप्पी कि अब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो पुरुष भी सामने आ रहे हैं। कई बार पुरुष अकेले आते, मेल्स अकेले आते कि मैम मेरी प्रॉब्लम है और मेरा इलाज पहले करिए, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा। बट हम हमेशा अपने किसी भी पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि एज अ कपल आओ, कि बच्चा तो आप लोग को एक साथ करना है, चाहे मेल की प्रॉब्लम हो चाहे फीमेल की प्रॉब्लम हो, एक आपको एक साथ जुड़ के एक आपस में एक चीज को समझना है। जैसे एक गाड़ी कोई भी है वो दोनों पहियों से चलती है, तो इसी तरह हमें दोनों पहियों का एक वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। साथ में आई फील कि फैमिली मेंबर्स भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना, उसमें वो लेडी को प्रॉपर नरिशमेंट
नहीं मिल रहा, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मानसिक तनाव है, उस वजह से भी हमारे फर्टिलिटी पेशेंट्स में बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की वजह से लेडीज का ओवरी का रिजर्व जो होता है, अंडा प्रजनन शक्ति बहुत तेजी से गिरती है, और कई बार मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोनल डिसबैलेंसेस, ये सब मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस से भी आ जाते हैं। इस वजह से आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि कॉज क्या है। मतलब कॉज सिर्फ जांचों से, ब्लड टेस्ट से या अल्ट्रासाउंड से नहीं पता लगता। कई बार आप बहुत डिटेल हिस्ट्री जब मरीज की लेते हो, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी नरिशमेंट लेवल कैसा है, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि ये मरीज किस चीज से सफर कर रही है। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो चीज नेचुरली हो सकती है उसमें हम जबरदस्ती, बिकॉज मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं सबका आईवीएफ कर दूं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। अब कई सारे मेथड्स, जैसे इसमें डोनर प्रोग्राम्स पे भी आ गए हैं कि आपका नहीं एग बन रहा है या आपका स्पर्म नहीं है तो आप डोनर प्रोग्राम्स की भी हेल्प ले लेते हैं। पर ये सब बड़े ही लीगलाइज्ड वे में और बहुत ही प्रॉपरली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कई सेंटर्स में ये प्रॉपर मेथड्स नहीं यूज हो रहे हैं। सो वी शुड ऑलवेज सी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या लेटेस्ट चल रही हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमें ये प्रोग्राम्स करने चाहिए। कोई खास किस्सा जुड़ा हो तो प्लीज बताइए। बहुत सारे मंजरी किस्से हैं, अनगिनत किस्से हैं। बिकॉज कोई भी कपल को बच्चा मिलता है तो वो जैसे एक उसके लिए खुशी की लहर, पूरे उसी के लिए नहीं, उस पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में खुशी हो जाती है। तो ये कहते हैं कि किलकारियां गूंजने लगती सुने आंगन में, तो सब खुशी से नाच उठते हैं। पर जो किस्सा एक बहुत अमेजिंग ये है कि हमारा एक कपल आया था और उसने बहुत साल हो गए उसको बच्चा नहीं हो रहा था, एंड दे वर वेरी अपसेट, एंड कई जगह आईवीएफ सेंटर्स से करा के आए और तब भी बच्चा नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने, वो पीसीओडी पेशेंट थी और कुछ मेल प्रॉब्लम भी थी, फिर हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद उसके एम्ब्रियोज खूब सारे बन गए। तो पीसीओडी में हमें फ्रीजिंग मेथड करना पड़ता है, एक फ्रीजिंग टेक्निक होती है। तो उसके सारे एम्ब्रियोज बना के हम लोगों ने अपने फ्रीज कर दिए कैन में, और उसके बाद उसको हम लोग वेट ही कर रहे थे कि अब आपको नेक्स्ट साइकिल में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। और नेक्स्ट साइकिल वो वेट करती रही कि मैम मेरा पीरियड आएगा और मैं आपके पास आती हूँ नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर कराने के लिए। एंड शी केम एंड शी वाज लाइक कि मैम मेरा तो पीरियड ही बंद हो गया। और उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में आया कि मैम मैं तो केस आपने पता नहीं क्या ट्रीटमेंट कर दिया, हार्मोन सी गड़बड़ हो गए। मैं कहा बेटा पीरियड नहीं आया, एक हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेते हैं। एंड शी वाज पॉजिटिव, शी हैड कंसीव्ड नेचुरली इवन आफ्टर वी हैड डन द आईवीएफ प्रोसीजर। उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर होना था, उस बीच में शी कंसीव्ड नेचुरली। सो दैट वाज उस कपल के लिए अनबिलीवेबल एक एपिसोड था, जो पूरा परिवार एकदम से कि मैम आप तो भगवान हो गए हमारे लिए, और हमने कभी सोचा इतने साल से बच्चा। तो वी ऑलवेज सेड कि देखो भगवान के आगे कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। जो चमत्कार ऊपर वाला कर सकता है वो हम डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते, हम लोग तो इंसान ही हैं। It requires a deep understanding of the patient. तो ऑन अ पर्सनल नोट ये जानना चाहूंगी कि इतना पेशेंस कैसे आपने अपने अंदर डेवलप करा है? आई थिंक मंजरी, आपको काम आपका और टाइम सिखाता है सब कुछ। मतलब आई थिंक एक टाइम पहले हम लोग को एज डॉक्टर्स पेशेंस आता है, तब से ही सीखना शुरू हो जाता है, पेशेंस का आदत पड़ जाती है जब हमें मोटी मोटी बुक्स बैठ के पढ़ते हैं। तो वहीं से हमारे पेशेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद लंबे लंबे लेक्चर्स अटेंड करते हैं अपने कॉलेज डेज में, एंड देन इट्स अ टेम्परामेंट ऑल्सो। So definitely, मतलब I was initially since childhood I had that temperament कि मुझे कोई ध्यान से सुने। तो जब मुझे कोई ध्यान से सुनेगा तो वही मुझे फील होता है कि मेरे सामने जो टेबल पे बैठा है, जब चाहे वो मेरा पेशेंट है, चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर हो, आई फील कि अगर मैं उस जगह बैठी हूँ तो वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो वही चीज जब आप अगर आप अपने साइड को अदर साइड ऑफ द टेबल पे इमेजिन करोगे तो आई थिंक देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन विल फील। और अगर आप वो फील करना शुरू कर दोगे तो आपका पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट सब आ जाएगा। And that is, I think, the little trick which I follow. Okay, that's very nice. आपने सर्विकल कैंसर के बारे में बताया, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज और डिटेल में बताइएगा। ये सर्वाइकल कैंसर होता है यूट्रस के माउथ का कैंसर। सो ये जनरली मेल काउंटर पार्ट से जो एचपीवी वायरस होता है मेल के स्पर्म में, वो लेडी को ट्रांसफर होता है। और अगर आपकी पुअर हाइजीन है
या आपका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या आपके मल्टीपल डिलीवरीज हुई हैं, या बहुत सारे अबॉर्शंस हुए हैं, तो आपके यूट्रस के माउथ में कट्स बन जाते हैं जिसके थ्रू ये वायरस अंदर सीप इन कर जाता है और वो ग्रेजुअली यूट्रस के माउथ पे ग्रोथ बनाना शुरू कर देता है, एब्नॉर्मल सेल्स डेवलप होने शुरू होते हैं और ये आगे चल के कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो इसके लिए अब बहुत अच्छी वैक्सीनेशन हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है और काफी टाइम से ये लग रही है वैक्सीन, जिसमें प्यूबर्टी हिट करते ही अब तो 10 से 12 साल की भी लड़कियों को भी लगवा सकते हैं, टिल द एज ऑफ 45 ये एडवोकेट करते हैं। बट आई टेल ऑल माय पेशेंट्स कि आप अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होने से पहले ये वैक्सीन लगवा लें, तो इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन यू, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इसका वायरल जो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में डेवलप होते हैं वो बिफोर यू स्टार्ट योर सेक्सुअल लाइफ। सो उससे पहले ये 14 साल से कम की एज की लड़कियों में 2 डोजेस ही सफिशिएंट होती हैं और 14 साल से ऊपर की जो गर्ल्स हैं उसमें 3 डोजेस लगाई जाती हैं। ये अलग अलग नाम से मिलती है, तो ये हर गायनिक किसी भी अच्छे गायनिक को आप कंसल्ट कर सकते हो, हर मेडिकल स्टोर में, अब अच्छे मेडिकल स्टोर्स में इजिली अवेलेबल है। गार्डासिल, सर्वरिक्स, इन नाम से ये इंजेक्शंस आते हैं एंड इवन लाइक 25 to 35 एज के लेडीज भी आराम से they can go for this vaccination। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं 45 ईयर के एज के भी कि मैम हम भी लगवा लें। सो आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, पर लगवाने में कोई हार्म नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एट द एज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 15 to 45 आप किसी भी एज ग्रुप में ये वैक्सीन लगवा सकते हो। That's very nice. Yeah, definitely, it's very nice. Akansha ji, Women's Day is coming. So, any message that you would like to give? Yeah, Women's Day is our day. So, मेरी सब अपनी I think beautiful, very very ब्रेव एंड बोल्ड लेडीज को एक ये मैसेज है कि आप लोग अपने आप को, अपनी हैप्पीनेस को टॉप प्रायोरिटी दें। हम एज अ विमेन आई थिंक वी हैव अ पोटेंशियल more than anybody in this world has। हमारे अंदर वो पोटेंशियल भगवान ने वो शक्ति दी कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक जीवन को एक लाइफ दे सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एज अ वुमन आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपना पोटेंशियल समझें। आप लोग कोई भी असहाय नहीं है, आप कभी ये अपने आप को बेचारी ना किसी को बोलने दें, ना अपने आप को बेचारी समझे। आप सबको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेट करिए अपने आप को, अपने बच्चों को एजुकेट करिए, बिकॉज एक आदमी को एजुकेट करते हो तो आप एक पर्सन को एजुकेट करते हो, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ फैमिली। सो हर औरत को अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कोई भी आपको अपनी हेल्थ का बहुत प्रायोरिटी पे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आप अपनी हेल्दी रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर पाएंगे और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करें। आप खुश रहेंगे तभी आप खुशियां बांट पाएंगे। अब वो टाइम चला गया जब कहते थे कि अगर बेटी पैदा हुई तो कोई दुखी हो जाता था, तो अब हमारे कपल्स बहुत खुश होते हैं जब बेटी पैदा होती है। और अगर कोई दुखी होता है तो मैं ये कहती हूँ हम लोग सब किसी की बेटियां हैं और हम लोग कितने अच्छे से अपने फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं, अपने आप को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आप आई थिंक हर औरत को सेल्फ इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए और बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश जो समाज है वो पुरुषों के साथ औरतों के ऊपर भी निर्भर है। तो हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए खुद को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकांक्षा, आप हमारे शो पे आए। आपका इतना बिजी शेड्यूल है, इवन देन यू टुक आउट टाइम फॉर अस। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर मंजरी। थैंक यू। थैंक यू।